अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि बात की जाए ड्राइंग रूम के हवाले से और आपके सामने लाई जाएं वो तमाम तमाम तर हकीकतें जो ड्राइंग रूम के अंदर डिस्कस की जा रही होती हैं। आइंदा आने वाले दिनों में सियासत का रुख किस तरफ जाएगा, और अगर सियासत के हवाले से बात की जाती है तो इस खित्ते में अगर बात की जाए पाकिस्तान की खासी अहमियत बन चुकी हुई है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त अच्छे खासे जो है वो हॉट टॉपिक बन चुके हुए हैं। अफगान हुकूमत जो इस वक्त नई आई है, तालिबान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए मौक़िफ़ सामने रखा गया है कि अफगान हुकूमत कतन इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाए। तहरीक तालिबान को पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी होगी या उनके कानून के मुताबिक जो भी सज़ा होगी उसको लाजिमन पूरा करेंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत हमेशा की तरह से वावेला करता रह गया कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा खामोशी से अफगानिस्तान आते हैं और दौरा करके चले जाते हैं। और फिर कुछ बात करेंगे टिकटॉकर आयशा के हवाले से कि वो खातून जो हैं जो मीनार पाकिस्तान गई और जिनकी खबर को इंटरनेशनल मीडिया पे इतना उछाला गया, इसके पीछे की हकीकत क्या रही। और आखिर में मरियम साहिबा जो है वो भी सास बन चुकी हैं लेकिन बेटे की शादी में शिरकत नहीं की है। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में मौजूद हुआ करेंगे फ़याज़ वड़ाई साहब, और उनके पास उनके औकात की क्या खबरें हैं या आज की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में उनसे जानते हैं। फ़याज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, आज हम ओपन एरिया आके बैठे हैं और आवाम में बैठ के हम ड्राइंग रूम की बात कर रहे हैं, और ड्राइंग रूम की वो पॉलिटिक्स कि जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले फिर हम बात करते हैं फ़याज़ साहब 3 साला कारकर्दगी के हवाले से कि गवर्नमेंट की 3 साला कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं? मेरा ख्याल था कि फ़ायदा हम जिस माहौल में बैठे हैं और जहाँ बैठे हैं, इतनी रौनक लगी हुई है। आप कोई दूसरी बात करेंगे, आप कोई पूछेंगे कि अमेरिका दोबारा अफ़गानिस्तान में हमला करने वाला है कि नहीं, या मियां नवाज शरीफ की जो कम बख्ती के दिन है वो ख़त्म हो रहे हैं या वो बढ़ने जा रहे हैं। तो आपने कप्तान के डायरेक्ट उसका जिक्र कर दिया कि कप्तान क्या कर रहा है। सियासत, तो मुझे ये लग रहा है कि आप ना थोड़ा-सा बहुत जल्दी में हो गए। 3 साला कारकर्दगी में मेरे कप्तान की वो बात भी आती है कि जहाँ उसने खारजा पॉलिसी को डेवलप किया, और आपको मालूम है इस वक्त खान साहब जो हैं काफ़ी अहमियत रखते हैं खित्ते के अंदर। अगर हम अफगानिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, इनखला तो हो चुका हुआ है वहाँ से, फ़ौजें तो जा चुकी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप समझते नहीं अचीवमेंट रही है 3 सालों में? बात तो आपकी बिल्कुल सही है। आपके कप्तान ने जो अमेरिका को भी कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, और कुछ इसी तरह का जुमला उन्होंने मियां नवाज शरीफ को भी कहा है कि बिल्कुल। आपके लिए भी कोई रायत नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और ख़ास तौर पर अमेरिका, जिस तरह अमेरिका आजकल अब जो सीन बन रहा है और जिस तरह वो घुटने टेकने पर मजबूर है और पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। एक्चुअली जो पिछले दिनों से बातें हो रही हैं ना कि जो बाइडेन जो है वो कप्तान को फ़ोन नहीं कर रहा, उसके पास टाइम नहीं है या वक़्त नहीं दे रहा। एक्चुअली वो फ़ायदा डरा हुआ है, वो फ़ोन इसलिए नहीं कर रहा। उसको पता है कि वहाँ पे एक ऐसा कप्तान है, एक ऐसा लीडर है कि जो ना तो पर्ची वाला है और ना उसमें डर है, ना खौफ है और ना वो लालची है। तो लिहाजा वो अगर फ़ोन करे तो क्यों करे? वो अगर फ़ोन करेगा, कप्तान लालच में नहीं आएगा, कप्तान दबाव में नहीं आएगा, कप्तान किसी पर्ची में नहीं आएगा। तो उससे ये खौफ है और इस खौफ की वजह से वो कप्तान को फ़ोन नहीं कर रहा कि अगर मैंने फ़ोन किया तो फिर खान साहब जो मेरी तसल्ली करेंगे वो फ़ोन रिकॉर्ड भी हो जाएगा और पूरी दुनिया में पहले ही जो अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल रही है और अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका की जिस तरह से उसकी दुर्गत बन रही है, तो वो अगर कप्तान ने भी उसको जवाब दे दिया और कप्तान भी उसी लहजे में बोल पड़ा तो उसके लिए और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो सियासत, ये तो आपने इमरान खान की वो बातें की कि जिसमें इमरान खान साहब ने डायरेक्टली जाकर इंटरनेशनल लॉबी को शट अप कॉल दी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी तो बनता है कि आप जानते हैं कि अमेरिका के खिलाफ जो खड़ा हुआ, अमेरिका ने उसको फिर छोड़ा नहीं कहीं का। भुट्टो साहब को देख लें, यूएन के इजलास में जाते हैं और उस इजलास में जाके उन्होंने जिस तरह से कश्मीर के पॉइंट को रेस किया, फिर वो बाहर निकल आते हैं वहाँ से। उसके बाद फिर आप देख लें कि भुट्टो साहब के लिए किस तरह की कालमी साजिश बनाएगी, या पाकिस्तान के अंदर तो वो सिस्टम पसंद ही नहीं किया जाता। इंटरनेशनल लॉबी तो हमेशा से यही चाहती रही कि कंट्रोल उनका ही रहे, बिलखुसूस अमेरिका। फ़ायदा आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम पाकिस्तान की तारीख देखें 70 साल की, तो किसी भी जगह पे शुरू से हम अमेरिका के दबाव में रहे हैं और हमारे लीडर में किसी में भी इतनी कैपेसिटी नहीं हुई कि वो अमेरिका के सामने सामने बोले। खड़ा हो, बिल्कुल। अमेरिका ने एक फ़ोन कॉल की तो वो चित हो गए, अमेरिका ने जो लालच दिया तो वो चित हो गए, दबाव डाला तो वो डर गए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख का दायरा बदल रहा है और एक नया लीडर मिला है इस खित्ते को।
इस खित्ते की सारी सूरत हाल बदल रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गए हैं और किस तरह उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल कर दिया और किस बिल्कुल। तरह उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। हमें अब अपना अफ़गानिस्तान चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान में देखिए एक ऐसा लीडर आ गया जिसने कह दिया अमेरिका को कि नो, कि पाकिस्तान सिर्फ कोई हमारी स्टेट है। कोई मुतालबा नहीं टू मोर का, हम देखेंगे कि हमारा मुफाद क्या है, हमारी सोच क्या है, हमने फ्यूचर में क्या करना है। जी। और उन्होंने उनको पता है, अमेरिकन को पता है कि खान को हम कोई भी बात कहेंगे तो वो उसका जवाब क्या देगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसके नर्व्स मजबूत हैं और वो सारी चीज़ों को जानता है, यूरोप को जानता है, अमेरिका को जानता है, अंग्रेज़ को समझता है, अंग्रेज़ के मजाज को समझता है और वो पाकिस्तानी कौम के मजाज को भी समझता है और पाकिस्तानी कौम को अगर उसने लीड करने का सोचा है, वो देखें जी, उसमें हज़ार खूबियाँ खामी इंसानों में होती हैं, बिल्कुल। लेकिन खान साहब को देखें कि उनका कोई स्टेक पे नहीं है, ना उनके इस मुल्क में कारोबार हैं, ना वो अपनी औलाद को बहुत बड़े ओहदों पर लेकर जाना चाह रहे हैं और ना ही वो चाहते हैं कि जो उनकी सियासत है उनके ख़ानदान बल्कि में मेरे ख्याल मुंतकिल हो से ये जाए। वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिनके बच्चे आज तक कभी पाकिस्तानी मीडिया पे हाईलाइट हुए ही नहीं है, वही ना, कभी आए ही नहीं है। वही ना, कप्तान के कोई स्टेक नहीं है, उसने हुँ। इस मुल्क को बनाने का, संवारने का एक अहद किया और सबसे बड़ी बात जो है कि इस मुल्क की जो इज़्ज़त नफ्स है, उसको बहाल करने का बहाल करने की कोशिश की, नो असल डाउट। असल उसकी नेक नीति ये देखें, उसने अब आप कह रही थी कि कोई अमेरिका के सामने रुक नहीं हुँ। सका, ठहर नहीं सका, ये सही कह रही हैं। लेकिन वो रुक भी गया है और ठहर भी गया है और उसने अमेरिका को भी रोक दिया है, हुँ। इसलिए कि उसके वजूद में लालच नहीं है, उसके वजूद में किसी किस्म का दबाव ओवरसीज़ नहीं है। पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं इमरान खान को। कहते हैं पूरी दुनिया में अगर हमारे पासपोर्ट की अगर रिस्पेक्ट हुई है, इमरान खान के आने के बाद उसमें काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है। ज़ाहिर है, जो बाहर मुल्क से बाहर बैठा है, तो आपको पता है और आप हुँ। जानती हैं कि जो मुल्क से बाहर बैठा है, वो मुल्क के मफ़ाद को ज़्यादा देखता है। ज़्यादा समझता उसको मुल्क है, की जो बिल्कुल। चीज़ें हैं, मुल्क के जो मामलात हैं, बल्कि वो उनसे ज़्यादा पैट्रियोटिक होता है। हम तो ये समझते हैं कि वो बाहर बैठे हैं, हुँ। लेकिन आप यकीन करें आप किसी से बाहर जाकर मिल लें, जो हुँ। अमेरिका में रह रहा है, जो लंदन में रह रहा है या किसी और मुल्क में है, जब आप उससे बात करेंगी, हुँ। उससे मुलाकात करेंगी तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा हुँ। मोहब्बत का इज़हार करेगा और बिल्कुल। पाकिस्तान के जो हालात हैं, बदलते हालात होते हैं, उस पर जो बाहर बैठा बंदा है, वो ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है बनिस्बत जो अंदर बैठा हुआ है। सही। मईशत की मुश्किलात हों या कोई और सियासी या कोई और मुश्किलात हों, बाहर का बंदा उसको ज़्यादा फ़ील करता है। तो जब बाहर के बंदों ने देखा है कि पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा है हुँ। जो डरने वाला नहीं है, जो हिम्मत वाला और हौसले वाला है और जो प्लानिंग वाला है, हुँ। तो उनके लिए यकीनन ये एक प्राउड की बात है और बाहर बैठकर वो फ़ख्र महसूस फ़ख्र करते हैं। महसूस वो करते जो हैं। लोग कहते थे कि पाकिस्तान हर बात पे झुक जाता है, पाकिस्तान क्योंकि सही। मुश्किल मुल्क ही अच्छा, नहीं बड़ाई है। से कुछ बात करते हैं, अब आते हैं अपने हॉट टॉपिक की तरफ। आपने अफ़गानिस्तान का नाम लिया और अफ़गानिस्तान की जब बात आती है तो अफ़गानिस्तान के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। शेख रशीद साहब ने बताया कि अफ़गान तालिबान ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि हमारी सरज़मीन अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कतन इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि टीटीपी को भी उन्होंने मना कर दिया है और ये कहा है कि ऑफ़िशियली वो हमसे माफ़ी माँगें। हुँ, और फिर ऑलरेडी उन्होंने बात की कि जितने महाजरीन जो हैं वो अब तक ट्रैवल करके आए हैं, 1000 तो कुछ लोग हैं कि जिन्होंने इस वक्त तक हमारे बॉर्डर तक रिसाई की है। फिर उसके ऊपर उन्होंने ये भी बताया कि जी हमारी इस वक्त एयरपोर्ट्स जो हैं उन्हें वो उन्होंने किराए के ऊपर मांगा है कि जी आप अपने एयरपोर्ट्स हमें हमारी फ़्लाइट्स के लिए भी दें, हमारे जहाज़ों के लैंड करने के लिए भी दें। आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो नई हुकूमत आ रही है, तालिबान हुकूमत जो है, वो पाकिस्तान के लिए कैसी साबित होगी और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको कैसे डील किया जाएगा? क्योंकि अभी तक तो हम उन्हें टेररिस्ट ही समझ रहे हैं कि जिनकी बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ हैं, हाथों में बंदूकें हैं और वो कभी भी किसी को मार भी सकते हैं, किसी का कत्ल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप उनसे एक मतलब जस्टिस जो है उनके यहाँ बहुत जल्दी फ़ौरी तौर पे मिल जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि अफ़गान तालिबान की जो पॉलिसी है बिलख़ुसूस पाकिस्तान को लेकर वो क्या रहेगी? बिल्कुल सही कहा फ़ायदा आपने। इस वक़्त जो नक्शा बन रहा है आलमी सतह पे, जी। अफ़गानिस्तान के हवाले से और जिस तरह के यूरोप के मुल्क जो हैं वो सोच रहे हैं, अमेरिका सोच रहा है हुँ। कि जी वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होंगी और तालिबान जो हैं बंदूक की नोक पे लोगों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी की शरीयत के मुताबिक हुँ। चलाएँगे। मैं समझता हूँ कि जो तालिबान ने अभी तक आकर जो उनका बिहेव है, जो एटीट्यूड है और जो उनकी थिंकिंग है और अभी तक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं या लोगों को बताया, दुनिया को बताया है कि वो ना तो दहशतगर्द हैं और ना बिल्कुल, दहशतगर्दी करना चाहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने 20 साल अपने हक के लिए लड़ा, अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए हुँ। लड़ा है। एक गैर मुल्की ताकत के खिलाफ, एक गैर मुल्की सुपर पावर के खिलाफ लड़ा है बिल्कुल, और बिल्कुल। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि कोई भी किसी भी पड़ोसी मुल्क को हमसे ख़तरा नहीं है और ना हम अपनी सरज़मीन को पड़ोसी मुल्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे। ख़ास तौर पर उन्होंने
दाइश और दूसरी जो तंजीमें हैं जो फसाद फैलाती हैं, जो दहशतगर्दी करती हैं, उन्होंने उनको मैसेज दे दिया कि आपके पास इस मुल्क में, इस सरजमीन में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। तहरीक और तालिबान को भी उन्होंने शटअप कॉल दे दी है। तहरीक तालिबान के हवाले से उन्होंने कहा है कि आपको कोई हक नहीं है कि यहाँ से बैठकर आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोचें या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। आपके जो भी बातचीत है, जो भी मसाइल है, जाकर पाकिस्तान की हुकूमत से डील करें, पाकिस्तान की हुकूमत से बातचीत करें। और जो अगर पाकिस्तान की हुकूमत आपको माफ़ करती है तो वेल एंड गुड, माफ़ करते हैं, जाकर पुरसकून तरीके से रहें, अमन से रहें। अगर आपको माफ़ नहीं करती तो जो भी कानून के मुताबिक वहाँ जो पाकिस्तान की हुकूमत आपका फ़ैसला करती है आप करो। मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान जो आप जानते हैं कितना दहशतगर्दी का इनकी वजह सामना से करना शिकार पड़ा रहा है है। बड़ाई साहब। बल्कि मैं आपकी बात को इंडोर्स करते हुए कहूँगी कि तालिबान जब सिस्टम में आ रहे थे तो हम ये समझ रहे थे कि न जाने पाकिस्तान के ऊपर कोई भी अटैक करने की नाकाम कोशिश की जा सकती है। हमारे बॉर्डर्स एरियाज़ को स्ट्रिक्टली तौर पे फॉलो किया जा रहा था, वॉच किया जा रहा था। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन तालिबान उसके बिल्कुल बरक्स रोल प्ले कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ आकर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। राइफल पे पाबंदी लगी क्योंकि फायरिंग नहीं करेगा, कोई पिस्टल सामने नहीं लेकर आएगा, कोई बंदा भी खुद से किसी को सज़ा देने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये लग नहीं रहा कि इस वक्त तालिबान अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए हैं, बाकायदा ट्रेन और अच्छे तरीके से आए हैं। पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम इतने मजबूत हैं और इतने हिम्मत और हौसले वाले हैं कि वो किसी भी कोई भी उसके खिलाफ जारियत का सोचे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बाकी जहाँ तक आपने भारत की बात की है, भारत तो बिल्कुल बेनकाब है। और आज तो तालिबान ने उनको बाकायदा शटअप कॉल दे दी है। और आप जानती हैं कि उनके जो वहाँ पे उनके कौंसल खाने थे, वहाँ उन्होंने जाकर चेक किया, वहाँ देखा और बहुत सारे जेन्युइन सबूत मिले हैं जिनके ज़रिए भारत पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ करता था, यहाँ ऐसी सरगर्मियाँ करता था जो दहशतगर्दी से करीब थे और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता था। तो ये तो अब तो इंडिया की जो परेशानियाँ जो पिछले कई दिनों से जारी, आज तो उनकी परेशानी कई गुना बढ़ गई है। अच्छा बड़ाई साहब, परेशानी के आलम में उन्होंने ये तक कह डाला कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो काबुल चले गए हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात आपस में अच्छे भी हैं या होने भी चाहिए, हम इस पर एतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं काबुल नहीं गया, पाकिस्तान में रह के ही मैंने बहुत सारी अहम मीटिंग्स जो हैं उनको अटेंड किया है। और अभी वो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान का और अफ़गानिस्तान का दौरा करने का इरादा भी रखते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी पॉलिसी का इख्तियार किया और बड़ी अच्छी पॉलिसी के ज़रिए इंडिया को बताया कि अगर आप अफ़गानिस्तान से सही ताल्लुक़ बनाना चाहते तो बनाएं। दुनिया में हर मुल्क का दूसरे के साथ मफाद होता है, ताल्लुक़ भी बनाता अच्छे है। ताल्लुक का लेकिन उन्होंने जिक्र कहा किया है और आपकी कि चाय भी आ गई। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये ना सोचे कि आप वहाँ बैठकर आप बलूचिस्तान में या पाकिस्तान की सरहद पे कोई ऐसी कार्रवाइयाँ करेंगे या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करेंगे और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। ये अब अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि आप बिल्कुल नंगे हो चुके हैं और आपका पता चल चुका है कि आपकी क्या मकासद थे और आपने किस तरह दुनिया को अमन शो करके डेवलपमेंट के नाम पे जो आपने आपको अफ़गानिस्तान में लाए और आपके अंदर के मकासद थे अब वो बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं। अब आप ज़्यादा देर दुनिया को धोखा नहीं दे दे सकते। सकते। तो मैं समझता हूँ ये इंडिया इसीलिए तो परेशान है कि सारी चीज़ों को उसको पता चल गया। और आपने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया शाह महमूद कुरैशी का, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आप अपना मतलब करें, अपना काम करें, हम आपको नहीं रोक रहे। हम बड़े दिल से आपको कह रहे हैं आप उनसे ताल्लुकात बनाएं, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हाँ आप बैठकर बिल्कुल हमारे खिलाफ हमारे कार्रवाई करें। खिलाफ उस सरजमीन को इस्तेमाल करें। और ये अच्छी बात है कि तालिबान ने भी उसको एंडोर्स किया है और उन्होंने भारत को ये बता दिया है कि आने वाले दिनों में अब आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ाई साहब, इन्वेस्टमेंट ज़ाया होगी, रॉ की फंडिंग ज़ाया होगी, इन्वेस्टमेंट की गई थी ठीक ठाक अफगानिस्तान में। रॉ वाले तो बेचारे रो रहे हैं ना, उन पर तो प्रेशर पड़ गया पूरे मुल्क में। आप देख नहीं रहे इंडिया का मीडिया क्या शोर मचा रहा है, वो तो चीख रहा है दिल रहा इंडिया का मीडिया कि ये क्या क़यामत आ गया। वो तो नुकसान से ज़्यादा नुकसान का रोना रो रहे हैं। अच्छा, कुलभूषण जाधव कहाँ गया? कुलभूषण जाधव के हवाले से हमारी पॉलिसी आगे क्या होगी? क्योंकि अब तो बाकायदा सबूत मिलना शुरू हो चुके हुए हैं कि पड़ोसी मुल्क को किस तरह से पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता अब है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए तो और आसानी हो गया। पाकिस्तान जो हमेशा पूरी दुनिया को बावर कराने की कोशिश करता रहा है कि इस मुल्क में इंडिया जो है दहशतगर्दी करता है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के रास्ते में अब उसने कार्रवाइयाँ की हैं। सही। तो मेरे सामने अब कुलभूषण का तो केस पाकिस्तान के हक में और मजबूत हो गया। अब तो मजबूत हो दुनिया गया को है। ईजिली बता सकता है कि देखिए सही। हमारे पास जो जेन्युइन बंदे और जेन्युइन इनके जासूस पड़े हैं, तो हम इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का
पूरा कानूनी और जायज़ हक रखते हैं। ठीक है, बड़ाई साहब आगे बढ़ूँगी, वक्त मुख्तसर है। मीनार पाकिस्तान में जो सब कुछ हुआ, वो टिकटॉकर खातून गईं, फिर 400 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आज हुकूमत की जानिब से ये ऑर्डर दे दिया गया है कि किसी भी टिकटॉकर को किसी भी पार्क में, किसी भी पब्लिक एरिया में जाके टिकटॉक बनाने की इजाज़त नहीं होगी। ये सारी स्टोरी क्या थी और वो क्या कहानी थी, और उसके साथ का जो बंदा था जिसे वो अपना भाई बताती रही, ये क्या कहानी थी? शायद आपने जो अभी बात किया, अब इसको एक तकरीबन 1 हफ़्ता होने का, मैं समझता हूँ कि एक तो आप वसीम अकरम प्लस को मुबारकबाद है या शाबाश दें कि उन्होंने एक बुरा वाक़या हुआ है और ख़ास तौर पर 14 अगस्त को हुआ है और उससे हिस्ट्री में पहली दफ़ा रिकॉर्ड हो रहा है हाँ, कि बड़े लेवल के ऊपर बरतरफियाँ होंगी पुलिस के। इतनी इतनी अहम जब वाक़या हुआ हमारे लिए, ज़ाहिर है शर्मिंदगी की बात है। हुँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार ने और पंजाब की हुकूमत ने बड़े जरूरतमंदाना फ़ैसले किए लेकिन हैं। बड़ाई साहब, यहाँ पे मैं एतराज़ करूँगी एक बात पे। एक खातून जो खुद सोशल अकाउंट के ऊपर लोगों को बता रही हैं कि मैं फ़लाँ दिन, फ़लाँ टाइम पे, फ़लाँ जगह जा रही हूँ, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सिस्टम ने उसको सेफ़ नहीं किया या उसको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की? बाकायदा आपने कुछ दिनों के बाद देखा, अब पहले दिन जो शोर उठा और पूरी दुनिया को एक साजिश की गई, बताया गया जी बिल्कुल। पाकिस्तान में 400 बंदे ने एक औरत को खिलौने की तरह उठा उठा के फेंका है। लेकिन अब तस्वीर के दोनों रुख सामने आ गए हुँ। हैं और अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि मौसूफ़ जो मॉडल हैं, खूबरू मॉडल हैं, जो किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम भी करती हैं, उन्होंने खुद लोगों को दावत दी कि मैं मीनार पाकिस्तान पर जा रही हूँ और मेरे बिल्कुल, चाहने वाले वहाँ पहुँचे। पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि फ़ायदा ये जो अभी फ़ैसला हुआ आज, ये बहुत ज़रूरी था। ये जो टिकटॉकर्स ख़वातीन हैं, वो आपको हुँ। पता है किस तरह तैयार होती हैं, किस तरह इशारे करते हैं, किस तरह बातें करती हैं, किस तरह लोगों को इनवाइट करती हैं, किस तरह एग्ज़ैक्टली, नौजवानों को एग्ज़ैक्टली। ख़राब करती हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो एक अच्छा स्टेप लिया है, जहाँ उन्होंने इंतज़ामिया ने उन मुजरिमों को हुँ। पकड़ा है, वहाँ उन्होंने टिकटॉकर्स को भी ये मैसेज दिया है कि अब आप भी जाकर ईज़िली पब्लिक मकामात पर और तो इस खातून का पार्क्स क्या में, करेंगे? मेरे ख़्याल में तो इस जिसकी ख़ास वजह से पुलिस में इतने बड़े लेवल के ऊपर बरतरफियाँ होंगी, उस खातून को क्या सज़ा मिलेगी? एक्चुअली बात ये है कि फ़ायदा 2-3 चीज़ें होती हैं हुँ। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए और अपनी औलाद की तरबियत करने के लिए। एक तो ये है कि वालिदैन एक इदारा हो, हुँ। वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करें, हुँ। वो देख रहे हैं कि उनकी बेटी क्या कर रही है, टिकटॉक पे क्या कर रही है, हुँ। शोहरत और दौलत के लिए किस तरह अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रही है। फिर असातिज़ा होते हैं, हुँ। उस्ताद अपने शागिर्द को तरबियत करता है कि यार ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। अब आप बिल्कुल। जानती हैं कि ये दोनों अदारे कमज़ोर हो गए हैं। हुँ। तो तीसरा जो मेन इदारा होता है वो होता है स्टेट। फिर स्टेट को अपने रिट कायम करनी होती है। बिल्कुल करनी अब पड़ती है। देखें, मैं समझता हूँ कि इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो जो उसका दोस्त है, एक रैम्बो नामी शख्स, हुँ। हुँ। जो उसे फ़ायदा बाहों में उठाकर फिरता रहा है, जो उसके साथ पोज़ बनाता रहा है, जो फ़िल्मी सीन बनाता रहा है और लोगों को इकट्ठा करता रहा है, उस बंदे से भी तो पूछना चाहिए, उसको भी तो पकड़ना चाहिए। हुँ। उसको उसको क्यों नहीं पकड़ा? हुँ। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ आपने एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया है हुँ। कि सिर्फ़ यही नहीं सोचना चाहिए कि ये बंदे मुजरिम हैं, उनको नकाब डालें। हुँ। कुछ उस लड़की से भी, बल्कि उस लड़की के वालिदैन से भी सवाल करने चाहिए कि आपको पता नहीं था ये सब कुछ हो रहा है और ये किस रास्ते पर चल रही शेख है? रशीद साहब ने तो ये कह दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त आलमी लेवल पे साजिशें हो रही हैं, सीपैक को मुतासर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, और पिछले 1 माह से जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ये इसी बात का तो सबूत है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है या इंटरनेशनल लॉबी जो है, वो पाकिस्तान में किस तरह से एक्टिव हुई हुई है। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप जानती हैं कि अभी अफ़गानिस्तान को देख लें। हुँ। अफ़गानिस्तान ने, तालिबान ने वो कुछ नहीं किया जो हम सोच रहे थे या दुनिया सोच रही हुँ। थी, लेकिन वहाँ देखें ख़वातीन के इंटरव्यू चला रहे हैं, हुँ। प्लांटेड इंटरव्यू कि जो हमारे पास साथ जुल्म हो रहा है, हमें स्कूलों में नहीं जाने दिया जा रहा, हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा हुँ। और सरकारी मुलाज़मीन के इंटरव्यू दे रहे हैं जी, हमें घरों से ज़बरदस्ती से पकड़ कर लाया जा रहा है। क्लोजिंग की तरफ बढ़ने से पहले मरियम साहिबा जो हैं, सास बन गई हैं, जुनैद सफदर की तो हो गया, निकाह हो गया। लेकिन लोगों के सामने ही कहा जाता रहा कि हमें जाने की इजाज़त नहीं दी। वज़ीर दाखिला का तो आज ये कहना है कि मरियम साहिबा ने तो एक दफ़ा भी बात नहीं की, ना हमसे रुजू किया है, ना कैप्टन सफदर ने किया और ना ही मरियम साहिबा ने किया। फ़ायदा, मैं आपको 2 बड़ी खबरें देना चाहता था, लेकिन चलो आपने इसका ज़िक्र कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये इसको लाइट लें, उनको इतना तो मारते हैं, उसके बेटे की शादी है, उसने शौक बचाओ पूरे किए हुँ। हैं, हुँ। रौनकें लगानी थी। हालाँकि वहाँ भी एक बदमज़गी होगी, आपको पता है उस होटल के अंदर जहाँ उनकी ये शादी की तकरीब हो रही हुँ। थी, बाहर एक लड़ाई हुई, एक वाक़या हो गया इसी तरह का और बदमज़गी बिल्कुल, पैदा लोग खड़े होगी थे। जो नहीं होनी हुँ। चाहिए हुँ। थी। तो मैं समझता हूँ कि मरियम को आप मुबारकबाद दें, उसके बेटे की हम तो मुबारकबाद भी देंगे, बल्कि मैं तो उनकी ड्रेसिंग से काफ़ी इम्प्रेस हो गई। जब मरियम साहिबा की बेटी की शादी हुई तो तब भी हमने वो गुलाबी रंग का कुल्ला देखा, और अब बेटे के निकाह पे भी वो कुल्ला देखा।
लगता है बड़े मियाँ साहब जो हैं वो हिंदुस्तानी फिल्मों से या उनके कल्चर से काफी मुतासिर हैं। दोस्तों के असरात तो होते हैं ना, होते दोस्तों हैं। की सकाफत का भी असर होता है, दूसरों की बातों आपने का भी असर मार्जिन होता दे है, दिया वैसे। उनकी मोहब्बत का भी असर होता है। और दूसरा ये है कि अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग तो इंटरनेशनल शौक पूरे करते हैं। उनके लिए सही। ये रवायात जो हमारी पंजाब की हैं या पाकिस्तान की, बड़ी छोटी सी बात बिल्कुल है। इतना बात है। पैसा किस लिए है? वो तो भारत से रवायात को देखेंगे, इंटरनेशनल रवायात को देखेंगे। अपने दोस्तों को भी हाँ, तो खुश और करना है। उसी रंग में डूबे होते हैं, वही बातें कर रहे हैं। आज की अहम 2 खबरें बता दें आपके आपके पास क्या खबरें हैं? एक तो मैं आपको बात बताऊं कि खान साहब के सितारे बड़े अच्छे जा रहे हैं। जबरदस्त। मियाँ साहब के सितारे अभी गर्दिश में हैं और मेरा औकाब ये कह रहा है कि अगर खान साहब थोड़े से मुताद हो गए और आने वाले दिनों में महंगाई और दूसरी चीज़ों पर काबू पा लिया, और उनको जो एक रूहानी मशवरा दिया उनके करीबी ने, अगर उस पर अमल पैरा हो गए, तो खान साहब अगले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। तो दूसरा ये है कि एक कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है कि पंजाब में एक बड़ी शख्सियत की तब्दीली भी होगी। और वो शख्सियत किस लेवल की हो सकती है? कौन सी हो सकती है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यह है कि आप समझ रही होंगी। लेकिन मेरे ख्याल में कि अभी उसका नाम नहीं लेते, सियासत का पता नहीं लगता, दिन बदलते कभी रहते भी हैं, कुछ भी हो कुछ सकता भी है। हो सकता है। सही। तो मेरे ख्याल में आपने चाय का बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, और मरियम बहुत नवाज को शुक्रिया। मुबारकबाद दें बिल्कुल। और उसके लिए बेस्ट विशेस कि अल्लाह ताला उसके बेटे को और उसकी बहू और को अच्छी सास बनने अच्छी की ज़िंदगी तौफीक दे। दें। अच्छी सास से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अच्छा लीडर बनने की तौफीक दे, तौफीक दें। ताकि भाई पाकिस्तान साहब, को एक अच्छा सियासतदान मिले। चाय आपकी ठंडी हो रही है और कुछ ठंडी-ठंडी चीज़ें भी आ गई, आप इनको एंजॉय करें। मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ती हूँ। नाज़रीन, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। इंशाल्लाह फिर दोबारा से मैं और फ़याज़ वड़ाई साहब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और नई खबरों के साथ और नई ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के साथ। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।